नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं 11 की गर्जना। और शुरुआत देहरादून से आ रही खबर के साथ। पटवारी लेखपाल भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी अपडेट उत्तराखंड निवासियों के लिए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट जारी किया है और आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आयोग की वेबसाइट पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। पेपर लीक के बाद विवादों में रही थी पटवारी लेखपाल की भर्ती परीक्षा। लोक सेवा आयोग ने 44 अभ्यर्थियों पर प्रतिबंध भी लगाया हुआ है। पंकज राणा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से। पंकज, इस रिजल्ट के प्रकाशन के बारे में, वेबसाइट पर इसके पब्लिकेशन के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए राजेंद्र, आप जानते हैं कि पिछले दौरान पटवारी लेखपाल परीक्षा को लेकर काफी हल्ला हुआ था और काफी जो युवा थे उन्होंने विरोध भी किया था। उसके बाद लोक सेवा आयोग ने ये परीक्षा बड़ी सावधानी पूर्वक और सुरक्षा के मद्देनजर कराई थी, जिसके बाद लोक सेवा आयोग ने इसका रिजल्ट जारी कर दिया है। और उसमें जो वेबसाइट लोक सेवा आयोग की है उस पर अभ्यर्थी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और इसमें जो कुल पद हैं उसके सापेक्ष 3 गुना जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए उनको सत्यापन, शारीरिक मापदंड और अन्य चीजों के लिए जल्द ही उन्हें आयोग की तरफ से उनको बुलाया जाएगा और उनका फिर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। लेकिन इसमें बड़ी बात यह रही कि जो 44 अभ्यर्थी थे जिन पर इस तरह की सूचनाएं मिली थी कि उन्होंने नकल की है, उन्होंने गलत तरीके से एग्जाम दिए थे, उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि वो लोग अब आयोग पर किसी भी तरह से आगामी जो 5 साल तक परीक्षाएं वो नहीं दे पाएंगे। अगर नकल की पुष्टि होती है तो उन पे जो नकल विरोधी कानून है उसके तहत भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये बड़ी बात हम कह सकते हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, परीक्षा के लिए तमाम तरह से कोशिशें कर रहे थे, उनके लिए खुशी की खबर है कि आयोग ने इसका रिजल्ट जारी कर दिया है और तमाम अभ्यर्थी अपनी आयोग की वेबसाइट पर उसका रिजल्ट देख सकते हैं। और तमाम कितने अभ्यर्थी सफल बताए जा रहे हैं पंकज, कोई जानकारी मिल पाई आपको? देखिए, उसमें कुल जो पद हैं उन पद के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं कि जो चयनित किए गए हैं। तकरीबन उसके सापेक्ष कह सकते हैं कि 5 से 6 हजार अभ्यर्थी उसमें हो सकते हैं। अभी क्योंकि उसमें आगे की आगामी प्रक्रिया की जानी है, शारीरिक मापदंड की प्रक्रिया की जानी है, जो डॉक्यूमेंट सत्यापन है वो किए जाने हैं, उसके अलावा इंटरव्यू की प्रक्रिया की जानी है। तो ये प्रक्रिया की जाएगी। आप कह रहे हैं कि जितने लोगों को चयनित किया जाना है आखिरी तौर पर उनसे 3 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। बहुत धन्यवाद आपका। इस वक्त हमें समर सिंह की तस्वीरें मिल रही हैं। समर सिंह जिसे गिरफ्तार किया गया आकांक्षा दुबे आत्महत्या के उकसाने के मामले में। वांछित अभियुक्त समर सिंह पुत्र अजीत सिंह को चाम्स कैसल सोसाइटी थाना नंदग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त को ट्रांजिट रिमांड हेतु गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जिसके बाद उनको वाराणसी ले जाया जाएगा। तो देखा आपने, पुलिस अधिकारी की बात आपने सुनी। गिरफ्तार कर लिया गया है समर सिंह को और अब कोर्ट में पेश किया जा रहा है गाजियाबाद की, और ट्रांजिट रिमांड मांगेगी पुलिस और उसके बाद वाराणसी पुलिस समर सिंह को अपने साथ लेकर वाराणसी जाएगी। यही बात ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर मीडिया के कैमरे के सामने रख रहे थे पुलिस अधिकारी। समर सिंह लगातार हम सुबह से बता रहे हैं आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामले में आरोपी है और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजियाबाद की कोर्ट में पेश किया जा रहा है। कोर्ट अगर ट्रांजिट रिमांड देती है तो वाराणसी पुलिस समर सिंह को अपने साथ लेकर वाराणसी जाएगी गाजियाबाद से। ये ताजा अपडेट वाराणसी से। आकांक्षा दुबे की मां ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। थोड़ी संतुष्टि उन्होंने जाहिर की, लेकिन वो कह रही थी कि एबीपी गंगा से खास बातचीत में आज सुबह उन्होंने कहा कि जो हश्र उनकी बेटी का हुआ वैसी सजा मिलनी चाहिए, खून के बदले खून की सजा मिलनी चाहिए, ऐसा आकांक्षा दुबे की मां का कहना था। एक ताजा अपडेट आपको दे दें। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों की नो एंट्री। जी, सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों की नो एंट्री घोषित है। रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक एक्सप्रेसवे गाड़ियों की एंट्री रहेगी। फिलहाल ट्रायल के तौर से आज से भारी वाहनों की नो एंट्री हो गई है। 15 दिनों बाद भारी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। ट्रैफिक के बढ़ते दबाव के कारण यह फैसला लिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। डीसीपी ट्रैफिक ने एक्सप्रेसवे को लेकर गाइडलाइन जारी की है। जरूरी सेवा वाली गाड़ियों को जाने की इजाजत रहेगी। सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों की नो एंट्री नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 15 दिनों तक ये लागू रहेगा। ऐसे ही ट्रायल के तौर पर आज से भारी वाहनों की नो एंट्री।
आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र में होटल सहित 4 दुकानों में भीषण आग लगने की खबर मिल रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में यह आग लगी बताई जाती है। चारों दुकानें जलकर खाक हो गई हैं और रात के वक्त दुकानों में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। फायर ब्रिगेड के सहारे इस आग पर काबू पा लिया गया है। रेलवे क्रॉसिंग के पास रेस्टोरेंट सहित कुल 4 दुकानें जलकर राख हो गई। पिपरी थाना इलाके के रेलवे क्रॉसिंग के पास की यह घटना है। तस्वीरें आप देख लीजिए। भीषण आग में 4 दुकानें जलकर राख। सुबह 3 बजे के आसपास यह आग लगी। होटल के साथ साथ कुल 4 दुकानें जलकर राख हो गई हैं और ये दोनों ही तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी हैं। एक तस्वीर वो जिसमें आप आग लगी देख सकते हैं और आग लगकर जब दुकानें जलकर खाक हो गई वो भी आप देख पा रहे हैं तस्वीरों। सोनभद्र की तस्वीर। होटल सहित कुल 4 दुकानों में भीषण आग लगी थी। 4 दुकानें जलकर राख। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। नुकसान ज्यादा, रात होने की वजह से कोई व्यक्ति नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर है, सुस्त ब्यूरोक्रेसी। जन सुनवाई में लापरवाह अधिकारियों पर अब गाज गिरेगी, उन पर कार्रवाई होगी। जी, मुख्यमंत्री नाराज बताए जाते हैं ऐसे अधिकारियों पर। उनके रडार पर कई अधिकारी हैं और कई विभाग भी हैं। थाना तहसील से लेकर शासन स्तर तक की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास है और रिपोर्ट के आधार पर कई अफसरों पर कार्रवाई होनी तय बताई जा रही है। शिकायतों के निस्तारण में जो सुस्ती दिखा रहे हैं अफसर और विभाग, उन पर मुख्यमंत्री नाराज। उनके रडार पर कई अधिकारी हैं और कई विभाग भी हैं। कार्रवाई तय बताई जा रही है इन पर। जन सुनवाई में देरी एक बड़ा आधार है इसका। अगली बड़ी अपडेट बांदा से है। होटल में युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली है। युवक ने आत्महत्या का वीडियो भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। जी, मौके पर पहुंची है पुलिस। इस शव को कब्जे में लिया है पुलिस ने। मुंबई में रहकर पेंटिंग का काम करता था यह युवक जिसने आत्महत्या की। फतेहगंज थाना इलाके के पियर गांव का रहने वाला था युवक। अतर्रा कोतवाली इलाके की सारी घटना है। पुलिस वहां पर जांच में जुटी हुई। युवक ने न सिर्फ आत्महत्या की बल्कि उसका वीडियो भी बनाया और इंस्टाग्राम पर बाकायदा पोस्ट कर दिया। अतर्रा कोतवाली इलाके की घटना है। पुलिस जांच कर रही है। अगली अपडेट पीलीभीत से है। वहां पर ट्रेन से कटकर छात्र ने आत्महत्या कर ली। आईटी के छात्र ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। रेल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। छात्र के आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। बरखेड़ा थाना इलाके के ज्योरा कल्याणपुर के पास की घटना है। पीलीभीत से खबर, ट्रेन से कटकर छात्र ने आत्महत्या कर ली। इधर मेरठ में बेकाबू कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी है। ई रिक्शा सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। घायलों में एक की हालत गंभीर है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाईपास पुलिस चौकी के डंपिंग ग्राउंड के पास यह हादसा हुआ बताया जाता है। आरोपी कार चालक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो यह खबर मेरठ से है। बेकाबू थी कार, उसने ई रिक्शा को टक्कर मारी और जो 4 लोग इस रिक्शा पर सवार थे वो गंभीर रूप से जख्मी बताए जाते हैं। एक की हालत तो बहुत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। आरोपी कार चालक की पुलिस तलाश कर रही है। बेकाबू कार ने ई रिक्शा को टक्कर मारी है। जिस कार से टक्कर मारी गई आपकी स्क्रीन पर हमने रखी है। और आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर, आरक्षण को लेकर आपत्ति दर्ज कराने का समय खत्म हो चुका है। मेयर और अध्यक्ष की सीटों पर सैकड़ों आपत्तियां दर्ज हुई हैं। बताया जा रहा है कि कुल 832 आपत्तियां दर्ज हुई हैं। आरक्षण पर विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को जल्द से जल्द इन आपत्तियों के निस्तारण के बात कही है, उसके निर्देश दिए हैं। 832 आपत्तियां दर्ज हुई हैं, बड़ी संख्या है इनकी और इन्हें जल्दी से जल्दी निपटाने के निर्देश हैं। लेकिन आपत्तियां जो दर्ज हैं, अब उसके बाद आगे क्या होगा आइए आपको बताते हैं। 1 से 2 दिनों में आरक्षण पर जो आपत्तियां हैं उसका निस्तारण करने के आदेश हैं। आपत्तियों के निस्तारण के बाद आरक्षण की पूरी सूची जारी कर दी जाएगी। आरक्षण की अंतिम सूची जारी की जाएगी इस आपत्ति के निस्तारण के बाद से।
और अंतिम सूची जारी होने के बाद चुनाव कराने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। चुनाव प्रस्ताव मिलने के बाद तारीखों का ऐलान होगा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, और तारीखों के ऐलान के बाद नामांकन की तारीख घोषित की जाएगी। नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, नामांकन पत्रों की जांच होगी, फिर नाम वापसी की भी तारीख दी जाएगी और नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों की सूची तैयार की जाएगी जिन्हें चुनाव लड़ना होगा। अधिसूचना जारी होने के बाद मई में चुनाव हो सकते हैं, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। लेकिन 832 आपत्तियां दर्ज हैं। अब देखना यह होगा कि जल्दी से निस्तारण के आदेश के बाद भी इन आपत्तियों के निस्तारण में समय कितना लगता है। 832 आपत्तियां, संख्या बड़ी है और अलग अलग जिलों में आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। 1 से 2 दिनों में इसके निस्तारण के आदेश हैं। क्या यह संभव हो पाएगा, ये देखना होगा। इन आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही जो अंतिम सूची है आरक्षण की वो जारी की जाएगी और उसके बाद चुनाव कराने का प्रस्ताव होगा। तो चुनाव की तारीखों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बदायूं में निजी अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत की खबर मिल रही है। जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने वहां पर हंगामा कर दिया है। परिजनों ने डॉक्टर्स पर गलत ऑपरेशन करने का आरोप लगाया है। अस्पताल में 7.5 महीने की प्रसूता का ऑपरेशन हुआ था। हालत बिगड़ने पर महिला को चंदौसी रेफर किया गया और रास्ते में ही गर्भवती महिला की जान चली गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उघैती थाना इलाके के नवजीवन ज्योति इलाके का यह सारा मामला। तो ये बांदा से खबर, 7.5 महीने की प्रसूता जो थी उसका ऑपरेशन हुआ, हालत बिगड़ी तो फिर महिला को चंदौसी रेफर किया गया। रास्ते में ही इस गर्भवती महिला की जान चली गई। अब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उघैती थाना इलाके के नवजीवन ज्योति इलाके का मामला है। परिजनों ने डॉक्टर्स पर ही गलत ऑपरेशन करने का आरोप लगाया है। दुखद जच्चा बच्चा की मौत का मामला ये। परिजनों ने हंगामा भी किया। इसके बाद चंदौसी जब रेफर किया गया तो रास्ते में ही इस प्रसूता की मौत हो गई और इसके बाद अब पोस्टमार्टम कराया जा रहा है पुलिस के द्वारा। गलत ऑपरेशन करने का आरोप परिजनों के द्वारा डॉक्टर पर। बड़ी खबर बांदा से जच्चा बच्चा की मौत के मामले से जुड़ी है। निजी अस्पताल में जच्चा बच्चा की बदायूं में मौत हुई है। डॉक्टर पर गलत ऑपरेशन करने का आरोप लगा रहे हैं परिजन। उन्होंने खूब हंगामा भी किया है। हंगामे के बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अस्पताल की। 7.5 महीने की प्रसूता थी। हालत जब उसकी बिगड़ी तो उसके बाद उसको चंदौसी रेफर किया गया, लेकिन वहां पर वो नहीं पहुंच सकी। रास्ते में ही उसकी जान चली गई। अगली खबर आगरा से। स्वामी रामभद्राचार्य के नारे पर विवाद बढ़ गया है। सपा ने स्वामी रामभद्राचार्य के नारे पर आपत्ति जाहिर की है। रामकथा के दौरान स्वामी रामभद्राचार्य ने नारा लगाया था कि मरे मुलायम काशीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। दरअसल रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद ये विवाद बढ़ गया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। इसके बाद स्वामी रामभद्राचार्य ने रामकथा के दौरान आगरा में कहा कि मरे मुलायम काशीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो इस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। नहीं रहे और काशी राम भी नहीं रहे। अब तो राम जय श्री राम ही है भाई। काशी राम, प्रेम से बोलो। नहीं रहे और काशी राम भी नहीं रहे। अब तो राम जय श्री राम ही है भाई। प्रेम से बोलो। ईश्वर स्वामी रामभद्राचार्य की आगरा में राम कथा चल रही है, लेकिन कल उनका जो बयान आया है उसने कहीं ना कहीं सियासत को भी गरमा दिया है। दरअसल अभी हाल ही में जिस तरह से एक नारा फिर से चर्चाओं में आया था और जिसमें कहा गया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, इस नारे के तुलना करते हुए स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा है कि मरे मुलायम काशी राम,
अब प्रेम से बोलो जय श्री राम। इस जो नारा मंच से स्वामी रामभद्राचार्य ने गढ़ा है, उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया देखने को मिली है और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आज बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी संतों के नाम पर अपना एजेंडा ना लागू करे। तो कुल मिला के ये जो पूरा मामला है पूरी तरह से पॉलिटिकल हो गया है और विपक्ष ने भी कहीं ना कहीं इस पूरे जो नारे पर आपत्ति जाहिर की है। हालांकि स्वामी रामभद्राचार्य ने जिस ग्राउंड में ये कथा हो रही है उसका नाम बदलने की बात कही है और कोठी मीना बाजार मैदान का नाम बदलकर सीता मैदान करने की बात कही है। तो कुल मिला के इस श्री राम कथा के जरिए हिंदुत्व का तड़का, राजनीति का तड़का भी देखने को मिल रहा है और इस पर राम कथा के मद्देनजर जो बातें निकल कर आ रही हैं उस पर राजनीति भी देखने को मिल रही है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। इधर भाजपा के नेताओं को बयान में कुछ भी गलत नहीं दिखता, जबकि समाजवादी पार्टी ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। बीजेपी का काम है कि हमेशा धर्म को लेके राजनीति करती है और मैं तो आचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि श्री राम कथा में राम कथा सुनाई जाए, ना कि जो लोग गुजर गए, जो भगवान की शरण में जा चुके हैं, उनके बारे में ऐसे बोलें कि मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम तो है ही है, जय श्री राम बोलिए, कौन कहता जय श्री राम नहीं बोलिए। जय श्री राम हर एक के मन में भगवान है, हर एक के घर में आप मंदिर होगा। देखिए ये काम सिर्फ बीजेपी ही करा रही है और मैं बीजेपी इसका तो ये कहना चाहूँगा कि संतों के जरिए राजनीति करना बीजेपी बंद करे। वो मर गए ना, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी, श्रद्धेय काशीराम जी स्वर्गवास हो गए, अच्छे नेता थे ना, एक्सपायर हो गए ना। उन्होंने जब भी तो कही जय श्री राम बोलो, जब मरने के बाद उपरांत जय श्री राम तो बोला जाएगा ना। उन्होंने गलत क्या कहा, सही तो बोला है ना। अरे आप मेरी बात नहीं समझ पाए आप। मरने के बाद उपरांत आदमी जय श्री राम तो बोलता है ना, राम राम सत्य बोलता नहीं बोलता है, तो वो तो बोला उन्होंने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।